वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन आपके इस बुक का जो त्रिभुज वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की प्लेलिस्ट डाल रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को खोल करके जो भी चैप्टर पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और इसमें जो अपन चर्चा करेंगे वो समरूप आकृतियों के ऊपर चर्चा होगी। समरूप आकृतियां वैसे किसे कहते हैं, इसके लिए ये स्थिति आपके सामने है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी भुजाओं की संख्या समान, जैसे कोई 3 भुजाओं वाला हो सकता है, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, इस तरह से। तो वो दो आकृतियां ऐसी जो कि उसमें समान भुजाएं हों, दोनों त्रिभुज हों, दोनों चतुर्भुज हों, दोनों पंचभुज हों, दोनों षटभुज हों, इस तरह की स्थिति। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ये दो कंडीशन उनके ऊपर लागू हों कि उनके सभी संगत कोण बराबर हों और उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती से मतलब उनकी लंबाई का, संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात यदि लिया जाए तो अनुपात समान आना चाहिए। त्रिभुज में जैसे 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, उनका जो अनुपात है वही दूसरी भुजा का हो, वही भुजा तीसरी भुजा का अनुपात हो। कोण लेकिन बराबर होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। कोण यदि बराबर नहीं होंगे तो फिर भुजाएं चाहे समानुपाती हो, किसी तरह से बनती हो, वो स्वीकार्य नहीं है। भुजाएं यदि समानुपाती हो, कोण बराबर नहीं होंगे तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों स्थितियां ये लागू होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जैसे जितने भी वृत्त हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि वृत्त में एक ही चीज़ खाली उसको प्रभावित करती है, वो है त्रिज्या। केंद्र आप कोई भी मान करके अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त अगर खींचोगे तो वो सभी समरूप एक से रूप के होंगे। सभी वर्ग जैसे समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हैं, या आपके समपंचभुज है, समषटभुज है, समसप्तभुज है, समअष्टभुज है, सारे के सारे ये समरूप होते हैं। और समरूप का वैसे शाब्दिक अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सा रूप दिखना। जैसे कि मान लें अपने पास में एक बड़ा नक्शा अपने भारत का लगा हुआ है सामने, और एक छोटा मैप भी अपने पास में रखा है, तो वो समरूप कहलाते हैं। क्योंकि उनमें क्या है कि जो उनकी संगत मापे हैं, जो उनके आमाप कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं उसके, वो सारे के सारे समानुपातिक होते हैं। इस कारण से वो समरूप कहलाते हैं। कुछ ऐसी भी आकृतियां होती हैं जो कि समरूप नहीं होती हैं, जैसे कि दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होने जरूरी नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें आपके कोण अलग हो सकते हैं, भुजाएं दोनों बराबर हों, ऐसे को अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो कोण मान लीजिए, एक में आपके 50-50 डिग्री के बना दिए, दूसरे आपने त्रिभुज बनाया उसमें 45-45 डिग्री के बना दिए, तो अलग अलग हो गए कोण। इसी तरह से समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, ये आयत है, ये कोई आपके समरूप होने आवश्यक नहीं होते हैं। इनमें भी स्थिति आपके बदल सकती है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो भी दो समान कोणिक त्रिभुज होंगे, यानी जिनमें कोण समान हो, ऐसे त्रिभुज जिनके कोण समान हो, उनमें उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इस बात को जानने के लिए थेल्स नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए थे, और फिर बाद में ये नियम है, ये उन्हीं की एक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमेय को अपने वैसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और यही प्रमेय थेल्स के नाम से भी जानी जाती है, जो कि इसी तथ्य के ऊपर आधारित है। ऐसी प्रमेय का अब सबसे पहले अपने यहाँ पर वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से प्रमेय है, कैसे आप उसको सत्य सिद्ध कर सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। तब तक आपके सामने लिखी है, इसे समानुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं इसको।
कहते हैं। प्रमेय इस तरह से आपको जैसे सिद्ध करना, मान लीजिए प्रश्न आपके जो आता है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपात में, शब्द हो सकता है, समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको कुछ निश्चित पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं उसमें। जैसे सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे, प्रमेय के तुरंत बाद में सबसे पहले आप प्रमेय लिखेंगे। प्रमेय के तुरंत बाद में आपको लिखना है दिया है, यानी आपको क्या दिया है, तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे दिया है। इस तरह से दिया है में देखिए आपको एक त्रिभुज बनानी है। सबसे पहले इस तरह से एक त्रिभुज बना लो। ये मान लीजिए आपके ए, बी और सी एक त्रिभुज बनानी है और आपको इसमें एक भुजा के मान लो बीसी के समांतर एक रेखा पर खींच लेते हैं। यहां से ये खींच लेते हैं डी ई। ये आपको दे रखा है, इसमें दिया है, ये आप लिख देंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर बी सी है। यह आपको दे रखा है पहले से। एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें यह भुजा डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। सबसे पहले आपको जो बात दे रखी हो वो आप नोट कीजिए। इसके बाद में दिया है कि बाद में आपको क्या सिद्ध करना है वो आप नोट कीजिएगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है, देखिए प्रमेय पे आप ध्यान दीजिए। प्रमेय में लिखा है कि ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है। चाहो तो आप बिंदु भी इस दिया में आप ऐड कर सकते हो। जो ए बी को यहां पर इसको बढ़ा सकते हो, जो ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। चाहो तो ये लाइन भी बढ़ा सकते हो दिया है में। सिद्ध ये करना है, देखिए आपसे ये कहा गया है प्रमेय में कि अगर एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा इस तरह से खींची जाए जो कि दो भुजाओं अन्य को प्रतिच्छेद करे तो इसमें जो ये इनके भाग बनेंगे, यानी ये जो हिस्से बनेंगे ये समानुपाती होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। जैसे यहां पर तो ए डी बन गया और एक भाग डी बी बन गया, तो इनका जो अनुपात आएगा यानी ए डी अनुपात डी बी, और इधर से ये ई बिंदु आया है, ये ए ई और इसी के अनुपात में निकालता है इसको, ए ई अनुपात इसी। आपको ये सिद्ध करना है। हो सकता है कि कोई परिणाम सिद्ध करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ रचना करनी पड़ जाए, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसमें लिखोगे वो लिखोगे रचना का, कि आपने ये बात सिद्ध करने के लिए क्या क्या इसमें अपनी तरफ से रचनाएं की है। रचना देखिए आपको यह करनी है कि एक तो यहां से इस बी से इसको ई को मिलाना है। ये बिंदु आप बी जो बिंदु है इसको ई बिंदु से मिलाइए, ये रेखा हो जाएगी आपके बी ई, और इधर से इस डी से इस सी को मिलाइए। एक रचना तो आपको ये करनी है इस तरह से, और एक रचना ये करनी है आप डी से तो इस भुजा के ऊपर लंब डाल लेंगे। ये जैसे आपने मान लो लंब डाल दिया इस तरह से, यानी यहां पर ये आपके 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए आकर के इस तरह से, और एक यहां से लंब डाल दीजिए ई से इस भुजा पर।
ये मान लीजिए आपने एक यहाँ से डी से लंब डाल दिया, ये डी एन, और ई से ये डाल दिया ई एम। ये मान लो आपने लंब डाल दिए इस तरह से। तो रचनाएं जो आपने की है वो रचनाएं आप लिख दो इसमें। रचना आपने ये की है कि बी ई तथा सी डी को मिलाया और ई से ई एम लंब, ई एम जो लंब आपने डाला है ए बी पर, इस ए बी पर दिखा दीजिए, पूरी भुजा पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी तथा डी से डी एन, डी एन ये आपने लंब खींचा ए सी पर, ये आपने दो रचनाएं की हैं। एक रचना तो ये की है कि बी ई और सी डी को मिलाया है, और दूसरी रचना की है कि ई से ई एम और डी से डी एन ये लंब डाले हैं क्रमशः ए बी और ए सी पर। इस तरह से आप ये लंब दिखा दीजिए, और जब रचना वगैरह आपकी ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर आपको वो बिंदु लिखने हैं जिन बिंदु से आपको ये रिजल्ट सिद्ध करना है, उन बिंदुओं को लिखना है। तो ये लिखने के लिए अब आपको जो पॉइंट लिखना है उसमें जिसमें ये बिंदु आएंगे वो कहता है उपपत्ति, उसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति या उपपत्ति के पद, दोनों बातों में कोई सी एक लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख दो उपपत्ति। अपन उपपत्ति में देखिए उस तथ्य को लिखेंगे जो कि इस बात को अपने को सिद्ध करेंगे कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। सबसे पहले अपन ये त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 ये सूत्र लगता है। आधार इसमें आप इसको मानेंगे एडी को, तो ऊंचाई इसके सामने वाले शीर्ष से, त्रिभुज में जिसको आप आधार मानते हैं उसके सामने जो शीर्ष होता है उससे उसकी लंबिक दूरी ऊंचाई कहलाती है। अगर आप एडी को आधार मानेंगे तो ई एम इसका लंब हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगी इसकी। तो ये त्रिभुज में एरिया ए डी ई बराबर 1/2 आधार यानी ए डी और इंटू ऊंचाई ई एम। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो, और दूसरे आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि आपको देखो एक तो एडी चाहिए, ये एडी इस त्रिभुज में आ जाएगा, और दूसरे आपको जो डीबी चाहिए, डीबी देखिए इस त्रिभुज में आएगा आपके। ये जो त्रिभुज बनी है डी ई बी, ये जो त्रिभुज है डी बी ई कह लो या डी ई बी कह लो, कोई सी भी एक त्रिभुज कह लो, इसमें ये आपके डीबी आएगा। आपको ध्यान ये भी रखना कि कौन कौन सी आपको भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो या एडी की आवश्यकता पड़ी, एडी तो इसमें आ लिया। दूसरे आपको डीबी की आवश्यकता पड़ेगी तो डीबी आप इसमें लीजिए, त्रिभुज डी बी ई में, तथा एरिया त्रिभुज डी बी ई, इस त्रिभुज का एरिया। इस त्रिभुज के एरिया में आप आधार तो मानेंगे डीबी को, और देखिए डीबी के ऊपर ऊंचाई कौन सी होगी, इसके सामने शीर्ष अब आपके ये ई है, जो आधार मानेंगे उस त्रिभुज में 2 तो शीर्ष ये हो गए, और तीसरा शीर्ष इसके सामने ये बचेगा। तो इसके ऊपर से लंबिक दूरी, लंबिक दूरी देखिए यही आएगी, क्योंकि यहां तो 90 का कोण बन नहीं सकता यहां से, इसलिए इस भुजा को इधर से बढ़ाएंगे तो बढ़ी हुई के ऊपर ये लंब पड़ेगा इधर से, तो ई एम ही इसका लंब हो जाएगा कुल मिलाकर के इस स्थिति में। तो यह एरिया आ जाएगा 1/2 आधार इसका डीबी और गुणा ई एम। ये आपके दूसरी वाली समीकरण हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे दीजिए। 1 में 2 का भाग देने पर एरिया ए डी ई और बटे एरिया डी बी ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी
इंटू ई एम और बटे 1/2 dB इंटू ई एम। और यहां पर है ये 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AD/dB। इंप्लाइज दैट एरिया ADE बटे एरिया DBE बराबर AD/dB। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो यहां। अब दोबारा अपने को देखो, इधर AE और EC ये चाहिए। AE के लिए आपको AE मिल रही है, यही त्रिभुज आप फिर से ले लीजिए, जो ये ADE त्रिभुज है इसी को फिर से लीजिए एक बार पुनः। एरिया ADE इसी त्रिभुज का एरिया ले रहे हैं, लेकिन अब के आधार अपन मानेंगे AE को। AE को आधार अगर मानेंगे तो इसके सामने शीर्ष D पड़ेगा और D से इसकी लांबिक दूरी यह DN है, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी। AE आधार, DN इसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 AE इंटू DN तथा इसको समीकरण डाल देना चाहे 4 नंबर। तथा अब के इसके साथ भी EC आपको ये त्रिभुज लेनी है BEC तथा एरिया BEC बराबर, इसको तो मानिए आधार EC को, इसके सामने शीर्ष है B जो शीर्ष है उस शीर्ष के हिसाब से आपको इसमें लंब देखना है कि देखिए क्या लंब आएगा। ये सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करना, आधार ये त्रिभुज DEC लिखिए यहाँ BEC की बजाय DEC, ये त्रिभुज लिखनी है DEC। ये EC आधार और यहां सामने शीर्ष D है, D से देखिए ये लंब है, ये EC पर ही लंब हो जाएगा तो DN लंब हो जाएगा 1/2 EC इंटू DN। ये समीकरण नंबर 5। और 4 और 5 में आप 4 में 5 का भाग दीजिए, अतः 4 में 5 का भाग देने पर, भाग जब दोगे तो एरिया ADE बटे एरिया DEC ये बराबर हो जाएगा। आप इसमें 4 में जब 5 का भाग देंगे तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये DN से DN कट जाएगा और ये आ जाएगा AE/EC। AE/EC ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपकी 6। अब इन दोनों त्रिभुजों के ऊपर ध्यान देते हैं अपन। इधर से जो अपन ने त्रिभुज ली थी एक ये DEC और इधर से ये DEB, यानी DBE और DCE जो भी आपने जिस तरह से भी नाम लिखा हो। अब त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE, देखिए दोनों का आधार एक ही लिया है अपन ने। इस त्रिभुज का आधार DBE का भी अपन ने ये लिया था, इधर से आधार अपन ने लिया था ये एक आधार जो क्षेत्रफल के अलग लिया था, इसका आधार देखिए मान लें अगर अपन DE मानते हैं तो ये आधार इस त्रिभुज का भी है। DBE का यदि आधार अपन DE लेते हैं तो ये आधार इस त्रिभुज का भी है, एक ही आधार DE हो जाएगा और ये समांतर रेखाएं भी एक सी हैं जिनके बीच में ये बनी हुई है, तो एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE और BC के बीच हैं। अतः
इस तरह से अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज स्थित होती हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज है इसका एरिया, यानी एरिया कौन से त्रिभुज का, DBE का बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEC का। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, आपने समीकरण नंबर जो बनाई है इससे पहले, ये जो भाग दे करके ये समीकरण बनाई थी, ये इसमें ये त्रिभुज DBE है, और जो आपने ये समीकरण 6 बनाई है इसमें त्रिभुज DEC है। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो आप सबसे पहले तो इसमें इसका भाग देंगे और भाग दे करके फिर ये तथ्य प्रयोग करेंगे। चाहे तो एरिया DEC की जगह आप DBE लिख लो, और चाहे DBE की जगह DEC लिख लो, एक चेंज कर लो कोई सा भी, ये बराबर हो जाएंगे कुल मिलाकर के स्थिति। तो इसमें अपन देखो चेंज कर देते हैं। अतः 3 से इंप्लाइज दैट 3 से एरिया ADE बटे एरिया DBE की जगह ये लिख देंगे अपन DEC बराबर हो जाएगा AD बटे DB। ये समीकरण हो जाएगी आपकी एक। और अब ये 6 और 7 दोनों समीकरणें ले लो आप। 6 और 7 समीकरण जो है आपके, इधर देखिए एरिया ADE बटे DEC, एरिया ADE बटे DEC एक ही है। अब 6 और 7 से अगर बाएं पक्ष इनके बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। ये तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, जो सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और ये जो खंड इस तरह से आपके जो हैं वो समानुपाती हो जाएंगे। इसके साथ के साथ में यदि आप थोड़ा सा इस प्रश्न में ही बता दूं आपको, मान लो अगर आपको कहीं ये अनुपात आपस में सिद्ध करना पड़े कि AD बटे AB पूरी भुजा का अनुपात लेना पड़े और AE बटे AC, तो भी आप इसी रिजल्ट के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप एक एक करके जोड़ दो इनमें दोनों में। अगर जोड़ोगे तो जोड़ने से AB प्लस DB मिलके AB हो जाएगा और ये AE प्लस EC मिल करके AC हो जाएगा। इस तरह भी ये अनुपात आ जाएगा जो नेक्स्ट अनुपात है। बाकी आपकी प्रमेय यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके आगे आप इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड जो भी शब्द लिखना चाहो, या सिद्ध हुआ अतः सिद्ध हुआ, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए और प्रमेय का ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इस प्रमेय को देखिए, ये आपके जो अभी प्रमेय अपन ने बताई थी उसका विलोम कहलाती है, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहलाती है। प्रमेय सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय है। और सबसे पहले उसी तरह से आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं उसमें पहला पॉइंट लिखोगे आप दिया है, यानी आपको क्या दिया है, दिया इसमें यह है कि एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में एक रेखा DE है। भुजाओं AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये एक परिणाम आपको पहले से दिया हुआ है इसमें कि ये जो रेखा DE है
वो दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटे डी ई बराबर ए ई बटे ई सी। ये आपको पहले से दे रखा है। अब दिया है कि बाद में जैसे कि आपको लिखना पड़ता है इसमें कि भाई आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध जो करना पड़ता है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो आपने एक ये रेखा है डी ई, ये समांतर है ए बी सी के, ये समांतर बी सी के है। ये इन दो भुजाओं को तो प्रतिच्छेद करती है समानुपात में, तो तीसरी भुजा बच गई बी सी, इसके समांतर आपको सिद्ध करनी है। और सिद्ध करने के लिए वही बात है कि हो सकता है कि आपको कुछ रचना करनी पड़ जाए, तो रचना भी अपन करेंगे, क्योंकि इसको अपने को समांतर सिद्ध करना है। इसलिए अपन ये मान लेंगे कि भाई ये तो समांतर नहीं है, लेकिन ये जो डी ई डी एफ अपन ने एक रेखा खींचेंगे ये इसके समांतर है, ये अपन मान लेंगे। रचना, एक रेखा डी एफ खींची इस प्रकार कि डी एफ समांतर है बीसी के। यह रचना आपको करनी है, क्योंकि आपको सिद्ध यह करना है कि डीई समांतर बीसी के है। यह तभी संभव है जब कि आप एफ बिंदु और ई बिंदु को संपाती घोषित कर दें, यानी ये सिद्ध कर दें कि जो एफ बिंदु है वो ई के ऊपर ही स्थित है। यानी ये जो दूरी है एफ ई, ये अलग नहीं है बल्कि एफ और ई एक साथ ही है। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि ए एफ दूरी और ए ई दूरी एक ही है। ये सिद्ध कर देंगे, मान लो आप ए एफ दूरी और ए ई दूरी बराबर है, तो इसके मतलब एफ ई के ऊपर स्थित हो जाएगा। तो यही अपन सिद्ध करेंगे इसमें कि ए एफ और ए ई आपस में समान है। ये अपन सिद्ध करने की कोशिश करेंगे इसमें। इसके लिए आप जो उपपत्ति के पद है वो लिखिए। उपपत्ति में डी एफ समांतर बीसी के है, ये आपने खींची है। डी एफ समांतर बीसी, आप इसको दिखा दो रचना से। और चूंकि इससे पहले जो अपन ने प्रमेय पढ़ी थी वो यही थी कि एक भुजा के समांतर यदि दूसरी रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को जो प्रतिच्छेद करती है वो समानुपात में प्रतिच्छेद करती है। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए एफ बटे एफ सी। ये बराबर हो जाएगा कि ये है आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में आपने पढ़ा है, तो ये आपकी स्थिति आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने कुछ रिजल्ट पहले जो आपको दिया हुआ है वो भी आपको पता है कि ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ए सी के, परंतु एक से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपको दिया है। अतः ए डी बटे डी बी इसके भी बराबर है और ए डी बटे डी बी ये इसके भी बराबर है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ये स्थिति हो गई, यानी ए ई आपकी स्थिति आ गई ए ई बटे ई सी और बराबर ए एफ बटे एफ सी। ये हो गया कुल मिलाकर के। यहां अब आप एक एक जोड़ दो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे बल्कि इसको पहले एक बार आप संख्याओं को पलट करके लिख लो। पलट के लिखने से ज़्यादा आपके बढ़िया रिजल्ट आएगा ये आपके।
यहां पर गया EC बटे AE बराबर FC बटे AF। व्युत्क्रमानुपात कर लिया है इनका, यह अनुपात बराबर है तो इनका व्युत्क्रमानुपात भी समान होगा। और इसमें आप दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर EC बटे AE प्लस 1 और बराबर FC बटे AF प्लस 1। लघुत्तम लेके सरल कर लो, ये हो जाएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE बटे AE और बराबर ये इधर लघुत्तम AF आएगा, AF यहां जुड़ जाएगा FC प्लस AF बटे AF। और अब देखिए EC और AE मिलकर के क्या हो गए, EC तो ये यहां से यहां तक है और AE यहां से यहां तक है, दोनों मिलके AC के बराबर हो गए। तो ये रिजल्ट आपको इस तरह से बदल के मिल जाएगा, ये AC बटे AE बराबर, यहां भी देखिए FC और AF मिलकर के, FC ये FC है यहां से यहां तक और AF यहां से यहां तक है, दोनों जोड़ोगे तो ये भी AC के बराबर हो गया, AC बटे AF। यहां अंश दोनों के बराबर हो गए, ये कट जाएंगे आपस में, 1 बटे AE बराबर 1 बटे AF, 1 बटे AE बराबर 1 बटे AF। और जब आप इसका एकांतरानुपात इस तरह से करेंगे या वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के AF बराबर AE। AF, ये AF और AE बराबर लंबाई के हैं, ये दोनों बराबर लंबाई तभी हो सकती है जबकि F बिंदु E पर हो जाए, अर्थात बिंदु F और E संपाती हैं, अर्थात DE समांतर BC। AF जो आपने समांतर मानी थी, अब F बिंदु E पर आ गया तो इसके मतलब DF जो DE बन गई तो DE समांतर BC हो जाएगा। और इस तरह से ये परिणाम आपका जो कि आधारभूत प्रमेय की प्रतिलोम कहलाती है, विलोम प्रमेय कहलाती है, वो सिद्ध हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो संबंधित क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।